पाठ सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। अब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे होते, कई जगह से छिले पांव होते। पिंडलियां और लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह उनकी पिटाई करती। कईयों के पिता बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह भी ध्यान न रखते कि छोटे बच्चों के नाक मुंह से लहू बहने लगा है, कहीं उनके चोट कहाँ कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात ठीक से तब समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के बाद एक दिन ट्रेनिंग करने गए और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी वो फिर खेलने चले जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारे आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर कभी स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना सही समझते थे। परचूनिए और आड़तिए का मतलब है वो दुकानदार परचून का काम करते हैं या घरेलू खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमें क्या इनको तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से जो है वो हिसाब किताब पढ़वा कर दुकान पर बहिया यानी कि हिसाब किताब लिखने लगेगा। पंडित 6-8 महीने में सब मुनिमी का काम सिखा देगा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली हम कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी भी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ लेते थे। पता ही नहीं चला लोकोक्ति के अनुसार यह खेहण दे दिन 4 कैसे कब बीत गए, मतलब खेलने के 3-4 दिन कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था कि स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ये शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। ये अपने स्कूल के विषय में बता रहा है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आँख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। इनकी बहुत तेज सुगंध मैं आज भी महसूस कर पाता हूँ, मैं मतलब लेखक जो ये पाठ लिख रहा है, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते होंगे। शायद जेब में डाल लेते होंगे। माँ जब कपड़े धोने के समय उन्हें बाहर निकालती होगी तो फेंक देती होगी, या स्कूल से बाहर आते ही हम उन्हें बकरी के मेमनों की तरह यानी कि बकरी के बच्चों की भांति चर जाया करते होंगे। जब अगली श्रेणी में दाखिला होता
तो हम कुछ थोड़े और बड़े और सयाने हो जाते और उस एहसास से उत्साहित भी रहते थे। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताब से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में यानी कि पिछली कक्षाओं में हमें पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी, यानी कि मई जून की बात कर रहे हैं। आज तक जो बात सबसे अच्छी तरह याद है वह है छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करता था। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे, जहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती थी। छोटा सा पिछड़ा सा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, यानी कि उनके क्षेत्र में जो तालाब था उतना ही उनके ननिहाल में भी था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो मन में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। हमारे अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को फिर खूब रेत से लथपथ करके फिर उसी तरह भागते और किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते थे। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 4, 5, 10 बार करते थे या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ दें तो मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे गड्ढे में चले जाया करते थे और उन्हें बाहर लाने के लिए किसी भैंस के सींग या उसकी दुम यानी कि पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें थोड़ी सांत्वना देते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी यानी कि वो गंदा तालाब का पानी भी भर जाता तो बुरी तरह खांसते और इतना खांसते कि ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर धीरे धीरे ऐसे ही छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता उसका हिसाब लगाने बैठ जाते। जैसे हिसाब के मास्टर यानी कि मैथ्स के जो मास्टर जी थे वो 200 सवाल से कभी कम ना देते थे, तो मन में हिसाब लगाते कि यदि 1 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरा हो जाएंगे, 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचते हुए शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते, 10 दिन खेल कूदते में ख़त्म हो जाते और कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता। फिर धीरे धीरे स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन और छोटे होने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप गया हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का डर बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को कहीं सस्ता सौदा समझते थे। वो पिटाई से, हम तो वैसे पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति कई बार हम भी सोच लेते। हमारा उस समय नेता एक ओमा नाम का लड़का हुआ करता था। हम सभी जब डरते थे पिटाई के डर से तो उसी के बारे में सोचते थे कि हमारे में उस जैसा कौन है। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का हम अपने में ढूंढ नहीं पाते। उसकी बातें, उसकी गालियाँ, मारपीट का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा उसका सर था और ठिकने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता था, यानी कि ठिकना सा छोटा सा 4 उंगल का उसका शरीर था। तो उसके शरीर और सर को देखकर ऐसे लगता था बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखें, बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा लगता और अजीब भी लगता बहुत। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं करता था, वो सिर से किया करता था।
वह सांड की भांति आवाज निकालता, फिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में अपना सर मार देता था, तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ दे उसका सर। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति उसकी टक्कर बहुत ही भयंकर और बड़ी हुआ करती थी। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे से 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। चिक मतलब एक पर्दा। स्कूल की प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधी कतार में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी सर लड़कों की कतारों के पीछे खड़े होकर यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक खड़ा है या नहीं। उनकी घुड़की तथा डुड्ढों के भय से, यानी कि उनकी डांट और मारपीट के भय से, कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान हमेशा उनकी तरफ रहता। सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न वो लगातार करते रहते, और अगर कोई भी इधर उधर होता तो हमेशा ये ध्यान रहते कि उनके सर जो हैं एक ही कतार में रहे। आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक जैसी होती थी। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न पहले कभी किसी ने देखा था न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर भी हिला लेता या अपनी पिंडली यानी कि घुटने के नीचे का हिस्सा खुजला लेता, तो वह उसकी तरफ बाघ की तरह झपटते थे और बाल खींचने वाले मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी इसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं श्रेणी यानी कि 5th और 8th क्लास को अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं श्रेणी में भी उन्होंने कभी किसी गलती के कारण किसी बच्चे की चमड़ी उधेड़ी हो। वैसे चमड़ी उधेड़ने का अर्थ ही हमारा स्कूल का नाम हुआ करता था, सरकारी मिडिल स्कूल। अधिक से अधिक जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते और लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते। मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते थे। वह चपत तो जैसे हम भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी। मतलब उनके यहाँ कोई होगा नमकीन पापड़ी वाला जिसका नाम भाई भीखे है, तो वो पापड़ी जैसी लगती थी उनकी चपत। तब पैसों की तो शायद 2 आ जाया करती थी, यानी कि 1 पैसे की 2 वो पपड़ी आ जाया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक, यानी कि नर्सरी कक्षा से लेकर 4th क्लास तक, केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगता था, जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते झाड़ियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। बस इस वक्त हमें स्कूल अच्छा लगा करता था। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखों से, कौन? पीटी सर, चमकीली आंखों से हल्के से झपकाते और कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से और हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो मतलब गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगते। मतलब वो कह रहे हैं कि सारे मास्टर मिलके कॉपियों पे अगर हमारे गुड कर दे तो उससे ज़्यादा बड़ा हमें तब लगता था जब पीटी सर पीटी करते हुए शाबाश बोलते थे। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गई गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सती गुरु के बह से ही प्रेम जागा करता है। सती गुरु मतलब सतगुरु,
के डर से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा ही है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर साहब जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे, यानी कि अमीर लोग थे। उनका लड़का मुझसे 2 साल बड़ा होने के कारण हमेशा मेरे से एक क्लास आगे रहा। इस साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते और हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती, जो शायद 1-2 रुपये में आ जाया करती, तो शायद मेरी पढ़ाई चौथी या तीसरी कक्षा में ही छूट जाती। कोई 7 साल में स्कूल में रहा। उसका कारण यही था कि मुझे हेडमास्टर शर्मा द्वारा पुरानी किताबें मिल जाया करती थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च होते थे। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये की तो 1 मन यानी कि 40 सेर गंदम आया करती। खाने की कोई चीज़ है। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में से मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी मैं नहीं जान पाया, परंतु जितनी भी मुझे मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ आया कि आगे की श्रेणी में पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। उसके साथ साथ मास्टरों की मारपीट का भय भी कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह ही होते थे जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक इस साल में ऐसी अपेक्षा करने लगे थे जैसे हम हरफन मौला हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था तो अगली कक्षाओं में उन्हें वो मिलते थे तो उन्हें लगते थे कि वह हरफन मौला यानी कि हर चीज़ में पारंगत हो गए थे। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताब कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन को उदास कर देती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों की परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी हो, जवान हो जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु में कोड़ई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा है, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजों की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरदस्ती भर्ती नहीं कर पाए थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख, आराम, बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना लेखक को अभी भी याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहनकर गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे मिले से टूटे
लीतर उठे मिले दे बूट, इसका मतलब यहाँ तो फटे पुराने कपड़े मिलेंगे, उधर बूट मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। अटे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट, यहाँ तुम फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, वहाँ तुम्हें सूट मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। तो से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के चेहरों दागों से भरा चेहरा, माता के वो चेचक निकल आती है ना उससे, और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाले हुआ करते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुर्रियां लगी होती थी, जैसे घोड़े के तांगे के घोड़ों के पैर में लगी होती है। वो खुर्रियां जो नीचे वो लोहे का लगा होता है घोड़े के पैरों के नीचे, ठीक वैसे ही जो मास्टर प्रीतम चंद थे उनके जूतों की एड़ियों में भी लगे होते थे। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वे सख्त जगह पर भी चलते तो खुर्रियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कभी मोच नहीं आई। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण उनका मारपीट करना था। हम सभी जो मेरी उम्र के बच्चे थे वह दिन नहीं भूल पाए जिस दिन हम चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ने लगे थे। चौथी श्रेणी यानी कि 4th क्लास में फारसी पढ़ना शुरू किया था उन्होंने। हमें उर्दू का तो 3rd क्लास तक अच्छा अभ्यास था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल लगती थी। अभी हमें पढ़ते हुए 1 सप्ताह भी ना हुआ था कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे, मतलब इसी पीरियड में सुनेंगे। 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक लड़का भी ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी के कान पकड़े। हमने झुककर टांगों के बीच से बाहें निकालकर कान पकड़े, यानी कि मुर्गा बने, तो वह गुस्से से चीखने लगे कि पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उससे कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए हुए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन ना कर पाए। बहुत गुस्सा हो गए। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू की जाती थी और ये बच्चे 4th क्लास में थे। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं क्लास के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हो? क्या चौथी क्लास को सजा देने का ये ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम यानी कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। कौन? हरजी लाल, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी कि अगर किसी को सस्पेंड करना है तो यहाँ पर इन जो हरजी लाल थे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, रिक्वेस्ट करनी आवश्यक थी और उनके आदेश पर ही किसी को सस्पेंड किया जा सकता था। दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे
तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करके फटने लगती, क्योंकि हमें ऐसा लगता कि पीटी सर वापस आ रहे हैं। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहर या राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आते, तब तक हमारे चेहरे मुरझाए रहते, मतलब डरे रहते कि जब तक कहीं पीटी सर दोबारा ना आ जाए। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पे ले रखा है, मतलब चारों तरफ से खुला हुआ कमरा, जो घर है वो, वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें सस्पेंड मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, उसको ज़रा भी दुख नहीं था। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादाम की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते रहते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे, परंतु हमारे लिए ये चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देता, वह तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से डर नहीं लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस इस तरह हम उन्हें अलौकिक ही मानते थे। और यहाँ पर ख़त्म होता है आपका पाठ। धन्यवाद।